आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। नए ज़री इस्लाहात के साथ साथ इस वक्त किसानों के मामलात पर भी बात कर रहे हैं। तो जहां पर आज एक व्यापार मेला जिसमें खुद मरकजी वजीर पहुंचे हैं, जिनकी तरफ से खिताब किया जा रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर किसानों की तहरीक का आज 74वां दिन है, तो लगातार सरकार समझाने की कोशिश में मसरूफ नजर आ रही है। और इसी सिलसिले में जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से जो एक बड़ा प्रोग्राम व्यापार मेले के नाम से जिसका इनेकाद अमल में लाया गया है, और दीगर पार्टी के सीनियर रहनुमा भी यहां मौजूद हैं। और मरकजी वजीर ज़राअत क्या कुछ कह रहे हैं नए कवानीन को लेकर। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, और आज इस कार्यक्रम में ग्वालियर के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके मध्य विराजमान माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, माननीय भारत सिंह जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मेहमान के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय गोविंद राजपूत जी, माननीय OPS भदौरिया जी, माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मेले से जुड़े सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्वालियर के सभी नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे ग्वालियर में मेले का आयोजन प्रतिवर्ष संपन्न होता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी समाज में मेलों के बारे में कल्पना आई होगी और मेले को विस्तार रूप देने की योजना आई होगी और उसका क्रियान्वयन हुआ होगा, तो उसमें पहले नंबर पर ग्वालियर मेले का नाम आता है, जिसको आज 1 शताब्दी पूरा हो चुका है और यह मेला अनवरत रूप से अपनी शताब्दी पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन नियत समय पर ही होना था, लेकिन हम सबको मालूम है विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संकट के कारण मेले को आयोजित करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है। लगातार हमारे नागरिकगण भी इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और सरकार के मन में भी था कि एक बड़ा कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश का है, यह इस बार नहीं हो पा रहा है। तो सबके मन में यह बात थी कि कैसे भी इस आयोजन को होना चाहिए। मुझे ध्यान है एक दिन महेश बोदगल जी का और बाकी हमारे मेले के तमाम सारे साथियों का एक साथ बैठे थे, फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मेला शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग साल भर इंतजार करते हैं और मेले में जो धंधा हो जाता है उससे कई परिवार साल भर अपना गुजारा भी करते हैं। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि भाई इस बार हम लोग तो इसलिए ठंडे पड़े थे कि जब हर बार मेला लगता था तो आप सब लोग मेले की अवधि पूर्ण होने से पहले ही ये कहना शुरू कर देते थे कि मेले में घाटा हो रहा है, इसलिए 15-20 दिन मेला और बढ़ाया जाए। तो हमने सोचा अपने नागरिकों को घाटा नहीं होना चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती बल दिया जाए। तो महेश जी हंसने लगे कि आपने पुरानी बात को पकड़ लिया, लेकिन भाई साहब इस सब चीजों को छोड़ो,
लेकिन मेला तो निश्चित रूप से शुरू होना चाहिए। माननीय ज्योतिरादित्य जी, मैं स्वयं, बाकी सभी लोग लगातार मुख्यमंत्री से इस मामले में चर्चा कर रहे थे और मुझे लगता है कि अब वो क्षण आ गया है कि मेले की घोषणा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से होगी। मेले में कुछ समय पहले परिवहन क्षेत्र में छूट देने का विषय चलता रहा, उसके कारण मेले को प्रसिद्धि भी मिली थी। बीच में वेट आया, वेट के कारण मामला गड़बड़ाया और फिर आज मैं समझता हूँ कि सुखद वातावरण है। हमारे परिवहन मंत्री राजपूत जी ने भी कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है और मैं भी उनके साथ अपनी सहमति जताते हुए यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मेले का आयोजन भी हो और मेले में परिवहन क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन में जो शासन छूट देता है वह छूट भी इस बार मिले, जिससे मेले में व्यापार भी अच्छा हो और लोगों को इस सुविधा का उपयोग हो सके। ऐसा मेरा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को है। एक आग्रह और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के प्रगति मैदान को छोड़कर जो भी वो बहुत बाद में बना, उससे अनेक वर्षों पहले ये ग्वालियर मेला स्थल ही ऐसा है जिसमें मेले की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ मेले के समय उपयोग होता है। पहले पशु मेला भी बड़ा आयोजन होता था, लेकिन अब पशु मेले इतने विकेंद्रित हो गए कि हर सप्ताह देश भर में पशु हाट होती है, तो उसके कारण इसका वो स्वरूप भी अब नहीं हो पाता है। लेकिन यह मेला विस्तारित हो और इस मेले के स्थान का 12 महीने में लगभग कम से कम 8 महीने निरंतर किसी न किसी काम के लिए उपयोग किया जाता रहे। इस दृष्टि से अगर सरकार को योजना बनाएगी तो व्यापार की दृष्टि से भी फायदा होगा और मेले को भी विस्तारित करने की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में। तो मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मेले से खिताब कर रहे हैं और अपनी बात रखते हुए ये उन्होंने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि मरकजी सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है, कोई प्लान तरतीब देती है तो जरूर उसका ख्याल रखा जाता है कि जिस मकसद से या जिस मिशन के तहत कोई पॉलिसी या किसी तरह का बिल और फिर वो कवानीन की शक्ल अगर लेता है तो सीधे तौर पर उन्होंने इशारों में किसान जरी कवानीन, जो सरकार की तरफ से 3 कवानीन बनाए गए हैं, उनकी तरफ इशारा किया है कि जो भी है सरकार ने किसानों के हित में उनको मद्देनजर रखते हुए ये कवानीन लाए हैं। वहीं दूसरी जानिब किसानों का एहतजाज दिल्ली के अंदर जारी है और तहरीक के आज 74 रोज मुकम्मल हो गए हैं। दिल्ली में हुए तशद्दुद को लेकर भी काफी ज्यादा हुकूमत की तनकीद हो रही है और इस बीच जहां तहरीक का आज 74वां दिन मुकम्मल हो रहा है, वहीं दिल्ली में हुए तशद्दुद को लेकर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई जो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई, वहीं पर हुकूमत की जानिब से भी तनकीद हुकूमत की हो रही है कि वो फौरी तौर कार्रवाई करे। 10 से 11 दिनों का वक्त बीत चुका है लेकिन ज्यादा कोई गिरफ्तारियां या कोई हाई प्रोफाइल शख्स किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दंगों के साथ, इन तशद्दुद भरे वाक़यात के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। इस सिलसिले में सरकार से नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार के सामने किसानों ने डेडलाइन रख दी और इस डेडलाइन के तहत गांधी जयंती तक फिलहाल एहतजाज जारी रहेगा और उसके बाद आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। चल रहे हम तो अपना यही रहेंगे, टेंट का करना, अगर गर्मी आओगी तो पंखों का इंतजाम करना, वो लाइट कहाँ से आओगी उसका जनरेटर का इंतजाम करना, तेल का इंतजाम करना, चंदा पानी आता रहेगा उसका तेल जनरेटर चलेगा। भाई लोगों को कहते रहेंगे कोई जनरेटर भिजवा देगा, फिर पानी की जगह उसे कह देंगे भाई तेल दे दो, तो तेल भी लोग दे देंगे, ट्रैक्टर में तेल काट कर। दिक्कत आ रही है आपको, धन की जरूरत लग रहा है कि लंबा खींचना है, धन की जरूरत है। धन उसमें नहीं आने का कैसे में, अगर डीजल आओगा वो तो धनी है। बिल्कुल भाई वो जनरेटर जब यहाँ जनरेटर चलेंगे तो वो डीजल गांव से जाओगा। आज जैसे चक्का जाम का प्रोग्राम था, ऐसा कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं ऐसा अभी ऐसा नहीं। हमारी मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये है भी जो जहाँ 80% लोग होते हैं उनकी कोई बात सुनता नहीं है, जहाँ पे ये 2%, जहाँ 2% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जो देश को तोड़ने के लिए होते हैं,
वो 80% लोगों की बात को खा जाते हैं। और हाईलाइट कौन सी बात होती है? ये ऐसी शरारती लोगों की बात। पर अब है ऐसी बात, करें क्या? पर इसे इग्नोर करना होगा। इन्हें देश के गृह मिनिस्ट्री को और अलग अलग जो हमारी डिफेंस, जहां हमारी होम एजेंसीज हैं, उनको देखना चाहिए इसे, लेकिन कहीं भी हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इनको आज तक जो भी लोग जिन्होंने लाल किले पे किया, चाहे वो पुलिस पे अटैक था, चाहे देश बदनाम कर दिया उन्होंने, आज तक एक अरेस्ट नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी एक अरेस्ट? एनआईए क्या कर रही है? एक भी अरेस्ट जो मेन हार्डकोर या जो मेन आदमी था जिसके ऊपर प्राइज मनी रखी गई है, एक भी आज तक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? आज 26 तारीख, आज कितनी हो गई? 6, 26, 10 दिन हो गए, एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो फिर ऐसे लोग सिर उठाएंगे ही। सर, एक आखिरी सबके से कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद से उनका विरोध और उनका समर्थन दोनों हो रहा है। यार, अंतर्राष्ट्रीय जो भी हों, ठीक है, वो अपना व्यू दे रहे हैं हमें, पर लेकिन वो हमारे देश में हमारा इंटरनल मैटर है, उनके ऊपर उनको ना तो इतनी समझ है। अब कोई अमेरिका का एक सिंगर है, जहाँ कोई और वहाँ का कोई जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसे क्या समझ है पंजाब की, और पंजाब के फार्मर बिल्स की उसके क्या समझ है, बताओ मुझे। तो वो जो दखल दे रहा है, मेरी ख्याल से वो अपना भी बेअकली का सबूत दे रहा है और बेवजह वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। उनको अगर यहाँ का कोई सिंगर है, लता मंगेशकर जी है, जहाँ वो हैं, वो कहीं अमेरिका में, अफ्रीका में कुछ हो रहा है, तो किसी स्टेट में उसके ऊपर वो बात करें, तो कहाँ से ये कोई बात बनती है? तो इसलिए, लेकिन लोग आजकल ऐसे लोग सब पैसे से चलते हैं, मनी पावर है, तो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जो इनको फंड करती हैं, और कुछ भी इनको, क्योंकि फॉलोअर इनके होते हैं, तो उनके लिए ये पैसों के लिए ट्वीट कर देते हैं। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि उनकी वजारत जम्मू कश्मीर में सयाहत और सकाफत दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उनके मुताबिक महकमा आसार कदीमा जम्मू कश्मीर भी मरकजी खित्ते में मजीद कदम उठा रहा है, जहाँ कई मकामात बेहतर बनने के बाद फिल्मी दुनिया के सितारों की तवज्जो का मरकज़ बने। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और दूसरी सूचना उसमें यह भी शामिल कर लीजिए कि अभी तक के इतिहास में श्रीनगर में इतना फुटफॉल कभी नहीं रहा जो इस वर्ष अभी 2 महीने में हुआ है। मतलब देश में जहां बाकी जगह परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत लगती हैं, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हमारे सारे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, ये सैचुरेशन पर है पिछले 2 महीने से। लेकिन जो सबसे अहम बात आपने पूछी है, धारा 370 हटने के बाद जो विश्वास सारी इंडस्ट्री में आया है, जितने भी स्टेक होल्डर, मैं शब्द जानबूझ के स्टेक होल्डर घोषित कर रहा हूं, उनके लिए ये बड़ा अनुकूल समय है। 3 रिलैक्सेशन हमने भी दिए थे। हमने कहा था कि यदि आप फिल्म बनाना चाहें तो 15 अगस्त 2021 तक आप किसी भी मॉन्यूमेंट पर जाएंगे तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसके पहले फिल्म इंडस्ट्री ने जब हमसे कहा था तो 1 लाख रुपए एक मॉन्यूमेंट पर लगते थे, हमने उसको 50,000 किया। 1 साल लगता था परमिशन लेने में, हमने उसको 20 दिन में ऑनलाइन किया है, और ये जम्मू कश्मीर की सफलता उसका परिणाम है। सब जिला अस्पताल कंगन में, जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान इससे पहले ही कसीर आबादी के लिए मुश्किलात का सबब बना था, वहीं पर कंगन में 100 बेड्स पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा अस्पताल अगरचे 6 बरस काम जिस पर शुरू हुआ था मुकम्मल भी हो गया है, ताहम जदीद आलात या मशीनरी की कमी के बायस लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। मकामी लोगों ने मुतलका हुकाम की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन इमारत को मुकम्मल करके तालाबंद रखा गया, जिसकी वजह से मरीजों को निजी क्लिनिक्स का रुख करना पड़ रहा है और महंगे इलाज से उन्हें मजीद मुश्किलात पेश आती हैं। इधर एसडीएम कंगन के मुताबिक चंद हफ्तों में बकिया काम शुरू कर दिया जाएगा, जहां एक प्लांट की तामीर के सबब फिलहाल काम रोका गया है। आज से 6 साल पहले इनॉग्रेशन हुई है मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का, जो एडजस्ट है ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन से, जो नेशनल हाईवे के दाएं जाने आता है। यहाँ से सोनामार्ग भी जाते हैं, बालतल भी जाते हैं। 6 साल पहले इसकी इनॉग्रेशन की गई है, संग बुनियाद डाली गई है, और 6 साल में ये मुकम्मल हुआ है। बिल्डिंग तो मुकम्मल है, लेकिन जो इक्विपमेंट चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, और ये फंक्शन नहीं कर रहा है आज तक। और हम इस हवाले से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके आपकी वसादत से फुल फोर इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए। तो इसका काम मुकम्मल हो चुका है, ऑलमोस्ट ये तैयार है। इसमें हमें वहां पे एक बॉयलर हाउस और सीवेज STF सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP हमें बनाना है। वहां पे कुछ स्ट्रक्चर से, ओल्ड स्ट्रक्चर से जिनका डिमोलिशन है, उनको डिमोलिश करके उन्हीं जगह, वही जगह जितनी हमारे पास है, उसकी एक्स्ट्रा जगह है नहीं, तो वो वहां पे बनना है। सिंस आपको पता है कोविड की वजह से ऑलमोस्ट सब ठप था और उसके बाद विंटर आ गया, तो वो फाइनल मरहल में है। हम उसका डिमोलिशन करने जा रहे हैं और विद इन 10-15 डेज उस बॉयलर हाउस और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर काम शुरू होगा एंड इट विल बी इंशाल्लाह गुड टू। जिला उधमपुर की रिट्टी पंचायत पहला ऐसा इलाका बना है जिसे हुकूमत ने अपनाया है और मरकजी हुकूमत की स्कीम नमसा के तहत गांव को अपनाने के बाद सरकार काश्तकारों या पशुपालन से वाबस्ता या किसान लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने का दावा करती है, जिससे उन्हें मजीद मौके मिलेंगे और रोजगार का मौका मकामी सतह पर मिलेगा। महकमा ज़राअत की मदद से इन लोगों की तरफ से जहां पर काश्तकारी के काम के साथ अब पशुपालन का काम जिसे फरोग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डेयरी के यूनिट्स भी कायम करके लोगों को रोजगार का मौका मिला है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो दूध से भी हम कुछ कमाएंगे। इन्होंने गाय दी है तो गांव में भी दूध हो जाएगा, हमारे घर में भी दूध हो जाएगा और कुछ 4 पैसे बचेंगे भी। हमारी कमाई तो दुगनी हो जाएगी। सब्सिडी पर 40,000 रुपये की सब्सिडी दी है। इसके तहत हमने ये देखा है कि ये एक इस तरह से ये करके अपनी इनकम को सस्टेन करने के लिए और उसको डबल करने के लिए अपनी एग्रीकल्चर के साथ जो अदर्स इनका जो पेशा है एग्रीकल्चर का, उसके साथ साथ ये इनको पालेंगे और इस तरह से ये अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर हम सिर्फ नमसा की बात करें तो इसमें हमने इस पूरे विलेज जो रिट्टी है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इस विलेज के अंदर हमने यहाँ पर एनिमल्स के, फिशरी का और हॉर्टिकल्चर को लेके एग्रीकल्चर के साथ साथ इन चारों सेक्टर्स में हम किसानों को इसमें सब्सिडी देके उनके यूनिट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने 4 बकरियां खरीदी हैं पहले, फिर मैंने एग्रीकल्चर से मेरे को कोई मिला है, मैं उन्हें वो पूछा उनको, भाई मेरे को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। उन्होंने बोला एग्रीकल्चर के ये स्कीम आई हैं, ये स्कीम उन्हें बाहर निकाली है। बाहर निकाली तो मैं गया उधर, मेरे को उन्हें एक दिया है, उन्हें बोला भाई ऐसे ऐसे करो तो आप मिल जाएगा आपको। मैंने देखा भाई 10 बकरियां आप खरीद सकते हो, वहाँ ठीक है खरीद ही सकना। उसके बाद उन्हें भाई सब्सिडी बोला, उन्हें सब्सिडी आएंगी 39,000। तो उसके बाद असें खरीदी बकरियां आए तो इन्हें पास कराई आए। तो इस स्कीम का काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। जैसे डेयरी के यूनिट दिए गए, यहाँ 1-2 यूनिट दिए गए, तो इस यूनिट के माध्यम से तो एक तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको रोज़गार मिलेगा, तो दूसरा खेती बाड़ी भी करेंगे और रोज़गार के साधन भी घर से ही प्राप्त करेंगे और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक यूनिट उन्होंने शिवस्पेंट की तरफ से भी दिया गया एक, तो जो हमारे यूथ सा कम से एक यूनिट तो पंचायत रिट्टी को मिला है, तो रोज़गार का साधन बना है बेरोज़गार आदमी को। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही यूनिट अगर पूरी इलाके में दिए जाएंगे तो जो बेरोज़गार लोग इधर उधर भटकते हैं, एक तो वो अपनी खेती बाड़ी करेंगे, डेयरी का काम करेंगे, शिप का काम करेंगे, प्लस जैसे दूसरे और भी कई यूनिट हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, चाहे वो मशरूम का हो, किसी का भी हो, दो काम करेंगे तो अपने गांव में काम करेंगे, अपनी खेती बाड़ी भी करेंगे, एक मतलब डबल उनकी जो इनकम होगी वो उनको इसका फायदा। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए तैयारियां चल रही हैं, जहां पर अब इंदौर में कौमी खेलों के इनेकाद से कबल तमाम तर तैयारियां नौजवान खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही हैं। वादी कश्मीर में जहां पर वाटर स्पोर्ट्स से दर्जनों ऐसे नौजवान हैं जो वाबस्तगी रखते हैं, इन नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जहां पर तमाम तरह की सहूलियात मैसर की गई हैं, वहीं पर डल झील में प्रैक्टिस करने के बाद, पूरी तैयारी के बाद अब कौमी खेलों के लिए इन्हें इंदौर जाना है, जिससे खिलाड़ी काफ़ी पुरुमीद नजर आ रहे हैं।
जी हमारे पहले तो नेशनल आने वाला है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जमा हुआ है, फिर भी हम वर्कआउट करते हैं क्योंकि प्लेयर के लिए कोई माइनस ये नहीं रखता है कि सर्दी है कि गर्मी है, प्लेयर को एक वर्कआउट करना चाहिए सर। तो कितना आपको सुबह पहले इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? पहले काफी जमी हुई है। पहले आप देखिए सर, सुबह हम पहले वार्म अप करते हैं, फिर देखिए अभी आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितना जमा हुआ है सर लेक। हम पहले खुद ही रास्ता साफ करते हैं, ट्रैक के लिए, बोट के लिए साफ करते हैं, किस लेक में हमें प्रैक्टिस करने के लिए जाना है वो तो हम खुद ही साफ करते हैं। तो कितना एक कैंप आपको आने वाले टाइम में भी फायदा देगा जब समर्स में एक्टिविटीज होती है? ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम अभी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैडम की वजह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोच जो हमारा मैडम है, बिल्किस मैम जो कोच है, कभी नहीं बोल रहा है कि प्लेयर को नहीं करता है कि आप आओ प्रैक्टिस करो, कि प्रैक्टिस के लिए इंसान आगे जा सकता है। कि हमारे लिए अगर कोई भी वर्कआउट छोड़ता है प्रैक्टिस के लिए फिर वो नीचे ही हो जाता है सर, क्योंकि एक प्लेयर ये नहीं देखता है कि सर्दी है कि गर्मी है, प्रैक्टिस करते हैं सर। तरह का कैंप होना है। फर्स्ट हमारा नेशनल आने वाला है, हमारा नेशनल इंदौर में हो रहा है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हमें वहाँ पे एक्सीलेंसी, हमें वहाँ पे मेडल आ सके। इसलिए हमें हमारे लाइफ में, प्लेयर के लाइफ में कोई इशू नहीं है माइनस टेम्परेचर का। प्लेयर को एक टारगेट होता है, मुझे वो गोल जो इसके मन में जो गोल होता है उसको हासिल करना। एक बच्चे का सिलेबस होता है, फिर उसको उस जैसे टर्म होता है, यूनिट होते हैं, फिर एक एक करके उसको एक एक मलहरे को मतलब पार करना, वैसे ही एक प्लेयर का एक प्रिपरेशन बनती है पूरे साल की। इसमें एक एक दिन हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज का दिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम आज के दिन का जो अचीवमेंट है वो अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़रूरी है प्लेयर को एक्टिव रखना और प्लेयर की फिटनेस को बरकरार रखना। जो बेसिक कंपोनेंट है उन चीज़ों को एक प्लेयर को एक बाज़ाब्ता प्रोफेशनल प्लानिंग करके करना ये मायने नहीं रखता है एक प्लेयर के लिए। लाइक आज बर्फ़ भी अभी गिर रही है, आप देख रहे हो कि डल झील पूरा जम गया है और हमारे लिए ट्रैक भी नहीं होता था प्रैक्टिस के लिए। हम पहले ट्रैक को क्लियर करते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक साल की प्लानिंग की। अभी जो हमारी प्रिपरेशन है, हमारा नेशनल 20 तारीख से है भोपाल में जूनियर का। वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू एक्सेल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर बहुत एक्सेल कर रहा है नेशनल लेवल पे वाटर स्पोर्ट्स में। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को